यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां श्यामलाल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बड़ा सा बंगला और ढेर सारे जमीन और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में पत्नी जया और एक बेटी निर्मला थी। निर्मला को अपने सौंदर्य और अमीर होने का बड़ा घमंड था। वह घर के नौकर और बाहर के लोगों से ठीक से बात तक नहीं करती थी। भोला, यह कैसी सफाई की है तुमने? चारों तरफ पानी ही पानी फैला है। मैं अभी फिसल कर गिरते गिरते बची हूँ। कामचोर कहीं के, पैसे किस बात के लेते हो तुम लोग? अगर ठीक से काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, मैंने तो ठीक से ही साफ किया था, पर पता नहीं पानी कहाँ से आ गया। अच्छा, तो यहाँ क्या पानी मैंने फेंका है? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे माफ कर दो बेटी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखो, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा घर आपके दिए हुए पैसे से ही चलता है। मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे काम से मत निकालो बेटी। पर निर्मला उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। श्यामलाल दूर खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है। भोला उदास होकर घर से बाहर जाने लगा। श्यामलाल उसे रोक कर कहता है, अरे भोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मालिक, मैं घर जा रहा हूँ। निर्मला बिटिया ने मुझे काम से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया? पर क्यों? मालिक, आज सफाई करते वक्त नीचे थोड़ा सा पानी रह गया था और उसी वजह से बिटिया ने मुझे गुस्से में काम से निकाल दिया। तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस से अपना काम करो। मैं निर्मला से बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। श्यामलाल निर्मला के कमरे में जाकर निर्मला से पूछता है, यह क्या है निर्मला? तुमने इतनी सी बात पर भोला को काम से निकाल दिया? पिताजी, आपको इतनी सी बात लगती है? उसने फर्श पे पानी गिरा दिया था। अगर मैं गिर जाती और मेरे हाथ पैर टूट जाते तो? वह बहुत बड़ा कामचोर है। कोई भी काम को ठीक से नहीं करता, इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। निर्मला, यह क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? वह तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक उन्होंने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और तुमने जिस तरह से उनसे बात की, मैंने सब देख लिया है। निर्मला, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनके उम्र का तो ख्याल करना चाहिए था। पिताजी, आप एक नौकर के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? उसकी हैसियत नहीं है मेरी बराबरी करने की। निर्मला, हर बात पर पैसे को बीच में मत लाओ। पैसे से भी बढ़कर कुछ और चीजें होती है दुनिया में। लोगों की इज्जत करना सीखो, वरना बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आप मेरी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हो? क्या हुआ है? माँ, पिताजी मुझे कब से डांटे जा रहे हैं और पिताजी मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं, और वह भी उस कामचोर भोला की वजह से। क्या हुआ जी? आप मेरी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हैं? जया, तुम कुछ मत बोलो। तुम अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद करो। तुम कुछ नहीं जानती इसने क्या किया है। इसको बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से यह इतनी बिगड़ गई है। कल जाकर इसकी शादी होगी और वहाँ भी यह ऐसे ही बात करेगी और बड़ों का अपमान करेगी। इससे हमारा ही नाम खराब होगा। तुम्हें अपनी बेटी को रहन सहन और बात करने का सलीका सिखाना पड़ेगा। यह सब सुनकर निर्मला गुस्से से उस कमरे से बाहर चली जाती है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जी? निर्मला थोड़ी नादान है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। कब सीखेगी? उसकी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें उसे घर के कामकाज और खाना बनाना सब कुछ सिखाना पड़ेगा।
कल वह शादी करके दूसरे के घर जाएगी और उसे कुछ बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएगी और अपने परिवार को क्या खिलाएगी। अगले दिन जया निर्मला को बुलाती है और कहती है, निर्मला मेरे साथ रसोई में चलो, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक रसोई में कदम तक नहीं रखा और ना ही रखूंगी। हमारे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, तो फिर मैं खाना क्यों बनाऊं? निर्मला, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें ससुराल में कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या बनाओगी? सीख लो बेटा, तुम्हारे ही काम आएगा। मैं उस घर में शादी ही नहीं करूंगी जहां मुझे खाना बनाने की जरूरत पड़े। मुझे खाना बनाना सीखने की जरूरत नहीं है। निर्मला जब यह सारी बातें कर रही थी तब श्यामलाल वहीं खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन लेता है। जया श्यामलाल के पास आती है। तभी श्यामलाल जया से कहता है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। देखा तुमने अपने लाड प्यार से तुम्हारी बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। अब तो वह तुम्हारी बात भी नहीं मानती। मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जया, मैंने निर्मला के लिए एक लड़का देखा है। कल लड़के के माँ पिताजी निर्मला को देखने आने वाले हैं। बहुत रईस खानदान है, उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इसे वहाँ कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। ठीक है जी, कल आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन लड़के के माँ पिताजी निर्मला को देखने के लिए आते हैं। बहुत रईस होने के बावजूद उन लोगों का रहन सहन साधारण लोगों की तरह था। इतना अमीर होने के बाद भी वह ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं करते। तभी वहाँ निर्मला आ जाती है। निर्मला को देखकर लड़के की माँ कहती है, आओ बेटी, हमारे पास बैठो। नहीं नहीं, मुझे मेहमान नवाजी का कोई शौक नहीं, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। निर्मला की ऐसी बातें सुनकर लड़के की माँ को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह बोलती है, बेटी अपने बारे में कुछ बताओ, क्या क्या बना लेती हो? रसोई का काम तुम्हें आता है? रसोई का नाम सुनते ही निर्मला के तन बदन में आग लग जाती है और वह सोचने लगती है कि यह लोग बहुत गरीब लग रहे हैं। यह लोग बहू नहीं, काम वाली बाई देखने के लिए आए हैं और इनके घर जाकर मैं क्या खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर निर्मला कहती है, मैं और रसोई का काम? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और ना ही कभी रखूंगी। शादी के बाद क्या आप मुझे वहाँ खाना बनवाने के लिए ले जा रही हैं? यह सब काम एक लड़की को आना जरूरी है बेटा, भले ही तुम्हें हमारे घर में इन सब कामों की जरूरत पड़े या ना पड़े। आपने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, मगर आप अपने बेटे के बारे में भी कुछ बताइए। वो साथ में क्यों नहीं आया? जरूर उसमें कोई कमी होगी, इसीलिए साथ में नहीं आया। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आपको बहू नहीं, एक नौकरानी चाहिए। पिताजी, इन लोगों से कहिए कि यहाँ से चले जाए। मैं ऐसे गरीबों के घर में शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, जिसके घर में खाना बनाने वाली एक नौकरानी तक नहीं है। यह बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। निर्मला के ऐसे व्यवहार को देखकर श्यामलाल शर्म से पानी पानी हो जाता है। इतना अपमान होता देखकर लड़के के माँ बाप खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यह क्या है श्यामलाल जी, आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? श्यामलाल धीमी आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी थोड़ी नासमझ है। श्यामलाल जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे को आपकी लड़की पसंद आई, इसीलिए हम उसे देखने के लिए आए थे। और आप तो मेरे बेटे को देख ही चुके हैं, वह कितना होनहार और कितना लायक बेटा है। और तुम्हारी बेटी बिना देखे ही हमारे बेटे में कमी निकाल रही है।
और तुम तो जानते ही हो मेरे घर में तुमसे ज्यादा नौकर चाकर हैं। तुम्हारी बेटी को किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम्हारी बेटी को अपने रूप और पैसों का बहुत घमंड है। मेरे बेटे को देख लीजिए, आपसे कहीं ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तुम्हारी बेटी को ना तो बड़ों का आदर करना आता है और ना बात करने की तमीज है। इतना बोलकर लड़के के माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निर्मला को देखने कई सारे रिश्ते आते हैं, पर हर बार निर्मला कुछ न कुछ कमी ढूंढकर उन सब का अपमान करती। निर्मला की ऐसी हरकतों को देखकर श्यामलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी जया से कहता है, बस बहुत हो चुका। इतने बड़े बड़े घरों के रिश्ते निर्मला ने ठुकरा दिए। हमसे भी कहीं ऊंचे ऊंचे खानदान के रिश्ते इसके लिए लाए थे और इसने अपने घमंड में आकर सबको बेइज्जत किया। निर्मला को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा और उसे सबक तभी मिलेगा जब उसकी शादी किसी गरीब लड़के से होगी। अब मैं निर्मला के लिए कोई अच्छा सा खानदान नहीं बल्कि एक गरीब लड़के की तलाश करूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं? निर्मला हमारी एक लौती संतान है और आप उसकी शादी किसी गरीब लड़के से कर देंगे? ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। नहीं जया, निर्मला ने हमें बहुत परेशान किया है। अब उसे सबक सिखाना ही होगा और उसकी शादी एक गरीब लड़के से होकर रहेगी। जया श्यामलाल को बहुत समझाती है पर श्यामलाल उसकी एक नहीं सुनता है। एक दिन श्यामलाल अपने घर पर एक बहुत ही गरीब मजदूर को बुलाता है और कहता है, निर्मला, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी इस गरीब मजदूर से करूंगा। मैं और एक गरीब मजदूर से शादी करूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता पिताजी। कहाँ मैं और कहाँ ये। इसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और ये मुझसे शादी करेगा। तुम्हारी इसी व्यवहार की वजह से तुम्हारी शादी मैं एक मजदूर से कर रहा हूँ और यह मेरा आखिरी फैसला है और तुमने इसे नहीं माना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। निर्मला श्यामलाल के सामने बहुत मिन्नतें करती है पर श्यामलाल उसकी एक नहीं सुनता। मजबूरन निर्मला को उस गरीब मजदूर से शादी करनी पड़ती है। श्यामलाल निर्मला की शादी उस गरीब मजदूर से करा देता है और उसे उसके साथ भेज देता है। निर्मला उस गरीब मजदूर के साथ वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद निर्मला कहती है, मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गाड़ी लेकर आओ। मैं और नहीं चल पाऊंगी, मुझे इतना पैदल चलने की आदत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मैं गाड़ी कहाँ से ला पाऊंगा। इसीलिए तुम्हें अब आदत डालनी होगी मेरे साथ ऐसे ही पैदल चलने की। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? किस जन्म का बदला लिया है मेरे पिताजी ने मुझसे? मैं इस मजदूर के साथ कैसे अपना जीवन बिता पाऊंगी? फिर निर्मला आगे चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद निर्मला कहती है, सुनो, मैं अब और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक चुकी हूँ और ऊपर से मुझे भूख भी लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। आज तो मैं मजदूरी करने भी नहीं जा पाया, घर पहुंचकर खाने का इंतजाम करता हूँ। अभी तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद निर्मला को एक बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ दिखते हैं जिन पर बहुत सारे फल लगे होते हैं। फल देखकर निर्मला कहती है, एक काम करो, सामने के बगीचे में कितने सारे फल लगे हैं, तुम मुझे वहाँ से एक दो फल लाकर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं अंदर फल लेने जाऊंगा तो वहाँ का माली मुझे भगा देगा। तुम्हें पता है, यह बगीचा उसी आदमी का है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था और जिसे तुमने खरी खोटी सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद मजदूर का घर आ जाता है। उसकी झोपड़ी देखकर निर्मला कहती है, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम इसे घर कहते हो? यह तो एक छोटी सी झोपड़ी है, इसमें मैं नहीं रह सकती। तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा।
मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरों का घर तो ऐसा ही होता है। अब तुम अपने घर के ऐसो आराम को भूल जाओ और तुम्हें मेरे जैसा ही रहना होगा। तुम अंदर जाकर देखो, कुछ राशन बचा है तो खाना बना लो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा। मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम ही बना लो और मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सोच लो, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। मेरा क्या है, मुझे तो आदत है भूखा सोने की, तुम अपना देख लो। निर्मला को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए वह जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और निर्मला को नींद आने लगती है। तब निर्मला अपने मजदूर पति से कहती है, मुझे एसी या कूलर में सोने की आदत है और तुम्हारे इस झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे सो पाऊंगी? देखो, तुम्हारी शादी किसी रईसजादे से नहीं हुई है, बल्कि एक गरीब मजदूर से हुई है। इसीलिए अब इन सब चीजों की आदत डाल लो और सो जाओ। दिन भर चलने की वजह से निर्मला बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वह सो जाती है। अगले दिन निर्मला सुबह सुबह अपने पति से कहती है, मेरे लिए जूस लेकर आओ, मुझे सुबह सुबह जूस पीने की आदत है। क्या कहा तुमने? जूस? ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, एक गरीब मजदूर का घर है। इसीलिए जाओ और जाकर रात का बचा खाना खाओ और अपना पेट भरो। क्या कहा तुमने? रात का खाना? मैं बासी खाना खाऊंगी, मैं वो नहीं खा सकती। तो फिर ठीक है, वो खाना मुझे लाकर दे दो और तुम भूखी ही बैठी रहो। थोड़ी देर निर्मला सोचती है, अगर मैंने यह खाना नहीं खाया तो यह खा लेगा और पता नहीं फिर दोपहर में खाना मिले या ना मिले और मुझे दिन भर भूखे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं खाना खा लूंगी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर निर्मला का पति उससे कहता है, अभी तो खा लिया, पर आगे का क्या? कुछ काम करो, वैसे भी तुम दिन भर घर में ऐसे ही पड़ी रहोगी। दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर में 2 पैसे ज्यादा आएंगे। मैं क्या काम करूंगी? मुझे कोई काम नहीं आता। वैसे भी काम करना तुम्हारा काम है, तुम बाहर जाकर मजदूरी करो और हमारा पेट भरो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कोई काम करने नहीं जाऊंगी। मैंने कभी अपने घर का कोई काम नहीं किया और तुम मुझे बाहर काम करने के लिए बोल रहे हो। देखो, पहले मैं इस घर में अकेला रहता था और अब तुम भी रहती हो। मेरा मजदूरी के पैसे से सिर्फ मेरा ही गुजारा होता था। दिन भर घर में पड़ी रहने से तो अच्छा है कुछ काम करोगी तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पर मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैं क्या करूंगी? मैं एक काम करता हूँ, पास के तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ कर ला देता हूँ, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच आना। पर मैंने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया और मैं तो कभी घर से भी नहीं निकली, तो मैं बाजार जाकर मछलियाँ कैसे बेच पाऊंगी? पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम्हें 1-2 दिन परेशानी होगी, उसके बाद तुम अच्छे से सीख जाओगी। इतना बोलकर उसका मजदूर पति मछलियाँ पकड़ने तालाब में चला जाता है। निर्मला सोचती है, हे भगवान, यह कैसा जीवन जीना पड़ रहा है। कहाँ मैं इतने ऐसो आराम की जिंदगी जीती थी और कहाँ मैं इस गरीब मजदूर के घर आ गई और मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ रहा है। आज ऐसा समय आ गया है कि मुझे बाजार जाकर मछलियाँ बेचनी पड़ रही है। मैंने तो आज तक कभी घर के बाहर कदम तक नहीं रखा, जो मांगती थी मेरे बोलने से पहले ही आ जाता था। अगर मैंने माँ पिताजी की बात मानी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। काश कोई चमत्कार होता और मैं अपने पिछले दिनों में वापस जा सकती। तभी उसका पति उसे मछलियाँ लाकर देता है और वह मछलियों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकल पड़ती है। बाजार जाते समय आधे रास्ते में वह पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और उसकी सारी मछलियाँ नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और यह सब देखकर निर्मला को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और निर्मला वापस घर चली जाती है।
शाम को जब उसका मजदूर पति घर आता है तो उससे पूछता है, क्या तुमने सारी मछलियाँ बेच दी? निर्मला धीमे स्वर में कहती है, कोई मछलियाँ नहीं बिकी। मछलियाँ नहीं बिकी? पर मछलियाँ लेकर तुम बाजार तो गई थी ना? फिर निर्मला अपने पति को रास्ते में हुई सारी घटना बताती है। फिर उसका पति उससे कहता है, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मैंने कितनी मुश्किल से तालाब से मछलियाँ पकड़ी थी और तुमने उसे यूं ही बर्बाद कर दिया। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर लिया। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन मछली लेकर दोनों बाजार की ओर निकलते हैं। रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखता है। निर्मला उसे देखकर अपने पति से कहती है, यह देखो कितना बड़ा बंगला। मेरा सपना था कि मैं शादी करके ऐसे ही बड़े बंगले में जाकर रहूंगी, पर मेरी फूटी किस्मत तो देखो, मेरी शादी तुमसे हो गई। बंगला तो छोड़ो, एक छोटी सी झोपड़ी में एक मजदूर की बीवी बनकर अपना जीवन गुजार रही हूँ। तुम्हारे ही कर्मों की वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे करा दी। जिस बंगले की तुम बात कर रही हो वह तुम्हारा ही होने वाला था। यह बंगला, वह फल का बगीचा और वह सारी जमीन उसी आदमी की है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था। तुमने अपने सौंदर्य और पैसों के घमंड में आकर उसे ठुकरा दिया था। निर्मला को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काश मैंने उनकी बेइज्जती न की होती। यह मेरे ही कर्मों की सजा है जो आज मुझे मिल रही है। मैंने दौलत के घमंड में आकर कई गरीबों का अपमान किया है। उनके बारे में कभी नहीं सोचा। अपने माँ पिताजी से भी कभी मैंने ठीक से बात तक नहीं की। तुम्हें तो तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है, पर मुझे क्यों मिल रही है? मैं तो खुश था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो रही है। मेरा सपना था कि मैं किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं, पर सपना तो पूरा हुआ लेकिन पूरा होते ही टूट गया। तुम किसी काम की नहीं निकली। एक दिन निर्मला घर के बाहर बैठी होती है और उसका पति मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया होता है। तभी कुछ औरतें वहां से गुजरती है जो किसी भंडारे के बारे में बात कर रही थी। माया उन औरतों से पूछती है, कहाँ है भंडारा? आप लोग कहाँ जा रही हैं? निर्मला, हमारे गांव में सबसे रईस आदमी के घर भंडारा है। हमें वहाँ कुछ काम मिला है, हम वहीं जा रही हैं। सुना है बहुत बड़ा भंडारा है, और हो क्यों ना, उनके पास बहुत सारे धन दौलत है। निर्मला सोचती है, अगर मैं इनके साथ चली जाऊं तो आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, वरना फिर से वही रूखी सूखी रोटियां खानी पड़ेगी। निर्मला उन औरतों से कहती है, क्या मैं भी साथ चलूं? देखो, तुझे काम तो आता है ना? अगर तुम काम कर सकती हो तो फिर तुम हमारे साथ चल सकती हो। फिर निर्मला उनके साथ चली जाती है। निर्मला जैसे ही अंदर पहुंचती है, वहां उसका पति खड़ा होता है। निर्मला हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह औरतें उससे कहती है, अरे यही तो हैं इस घर के मालिक। यह भंडारा इन्होंने ही रखवाया है। अब चलो जल्दी से काम पे लग जाओ। यह सारी बातें सुनकर निर्मला चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह सोच में पड़ जाती है, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक गरीब मजदूर था और एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे साथ 8 दिनों से था। यह इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? यह तो मजदूरी करके अपना पेट पालता था और यह इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ निर्मला कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन यह सच है निर्मला। मेरा नाम शिव कुमार है और यह सारी संपत्ति मेरी है। मैं ही मालिक हूँ। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। मैंने अपने माँ पिताजी से बात की और तुम्हारे पिता से भी। जब मेरे माता पिता तुम्हारे घर आए तो तुमने उन्हें बेइज्जत करके घर से भगा दिया। मैं क्या करता? मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा था।
मैंने अपने माँ पिताजी को मनाया और तुम्हारे पिता से भी बात की। तब तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यह नाटक किया। मैं मजदूर बनकर तुम्हारे घर आया और तुम्हारे पिता ने नाटक करके तुम्हें मेरे साथ भेज दिया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम गरीब लोगों की मजबूरी समझ सको। जो तुम गरीबों के साथ करती थी वह कितना गलत था। हमें कभी भी अपनी धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें 8 दिनों तक उस छोटी सी झोपड़ी में रखा ताकि तुम समझ सको कि गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं, जिनका तुम बार बार अपमान करती थी। निर्मला का सिर शर्म से झुक जाता है। वह अपने किए की माफी मांगती है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने दौलत के नशे में कभी किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। निर्मला अपने माता पिता और अपने सास ससुर से भी माफी मांगती है। फिर वह अपने ससुराल में शिव कुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।